कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर एक जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो नॉर्म स्पेस भी होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो नॉर्म स्पेस हो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो। तो अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि एलपी स्पेस है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नॉर्म स्पेस होती है पी की तमाम वैल्यूज के लिए। जब पी ग्रेटर देन 1 होता है उन तमाम वैल्यूज के लिए ये नॉर्म स्पेस होती है। अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आपने ये देखा, मैट्रिसेस से जो प्रीवियस एग्जांपल थी, ये L2 आपने लिया था और इसको आपने कहा कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। जब आप LP में P को 2 ले लेते हैं तो उस वक्त तो होती है, लेकिन 2 के अलावा आप कोई भी P की वैल्यू ले लें तो उसके लिए ये स्पेस जो है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि L2 स्पेस ये है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, लेकिन L3 नहीं होगी, L4 नहीं होगी। मतलब कोई भी 2 के अलावा आप जो भी लेंगे तो उस सूरत में वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। इसकी जो काउंटर एग्जांपल है उसमें हम ले लेते हैं। इसमें मैंने LP में ये सीक्वेंस पोज कर लिए हैं कि ये आपके पास सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स 1 1 है, बाकी सारी 0 हैं, और y जो है इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स नॉन जीरो है, बाकी सारी 0 हैं। तो इनको अगर हम सम कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म में ऐड होकर 2 बन गई और बाकी सारी जमा होकर आपको 0 देंगी। तो ये इन दोनों सीक्वेंसेस का सम निकल आया। अगर इसी तरह इनका डिफरेंस निकालेंगे तो x माइनस वाई आपके पास 0 2 0, बाकी सारी टर्म 0 निकलेंगी। अच्छा, इसके अंदर हम नॉर्म जो है इस स्पेस के अंदर LP स्पेस के अंदर हम नॉर्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ये जो x आपको दिया हुआ है इसका नॉर्म निकालना चाहते हैं तो इसके नॉर्म को निकालने का जो आपके पास तरीकेकार है ये डिफाइन है यहाँ पर। तो उसको आप देखें, सम अप करना है आपने। फर्स्ट की वैल्यू आपने उसकी पावर p लेनी है, उसके बाद सेकंड टर्म है उसकी पावर आपने p लेनी है, इसके बाद 0 आ जाएगा, 0 की पावर p लेनी है, बाकी सारी 0 हैं। और इस सम के ऊपर आपने पावर कितनी लेनी है, 1/p। तो इन तमाम को जमा करेंगे, 1 + 1 वो 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/p आ जाएगा इसका नॉर्म। अगर आप दूसरा सीक्वेंस y लेते हैं तो y जो सीक्वेंस है इसी तरह अगर आप उसका नॉर्म भी निकालें तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है तो 1 की पावर p लेंगे, सेकंड टर्म आपके पास -1 है। तो अब आप इधर डेफिनेशन में देखें तो हर हर जो टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ली हुई है। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 आ जाएगी तो इसकी पावर में भी आप p लेंगे। इसी तरह बाकी सारी 0 हैं तो 0 की पावर p लेते हुए ये इस तरीके से आपने इसका भी नॉर्म फाइंड आउट कर लिया, और ये नॉर्म भी आपके पास 2 की पावर 1/p निकल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने नीचे इधर लिखे हुए हैं कि x का नॉर्म भी और y का नॉर्म भी, ये दोनों 2⁻1/p निकलते हैं। लेकिन ये जो x + y है, x + y का अगर आप नॉर्म निकालना चाहते हैं जी, x + y का अगर हम नॉर्म निकालेंगे तो इसमें सॉरी इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल किसके होगा, ये फर्स्ट टर्म है 2, इसकी पावर p लेंगे, बाकी 0 की पावर p लेंगे, और बाकी सारी 0 हैं उनकी पावर p लेते जाएंगे, वो सारे 0 होते जाएंगे, और इस सारे की पावर में आप 1/p ले लेते हैं। तो पावर के अंदर जस्ट आपके पास 2⁻p है, ये p जो है इस p से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x + p का y का जो नॉर्म है वो आपके पास आ जाएगा ओनली 2, x + y का नॉर्म। इसी तरह अगर आप x - y का नॉर्म निकालेंगे वो भी 2 निकल आएगा। तो ये दोनों भी मैंने यहां पर लिख दिए हैं कि x + y का नॉर्म और x - y का नॉर्म, ये दोनों 2 आ जाते हैं।
तो यहां से अगर हम x प्लस वाई का स्क्वायर करें और x माइनस वाई का स्क्वायर करें और इनको सम अप करें तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। और इसी तरह 2 मॉड ये नॉर्म x स्क्वायर और प्लस 2। बेसिकली मैं यहां से कल जो हमने ला पढ़ा था, ये पैरेललोग्राम ला, तो वो फुलफिल करवाना चाहता हूं, लेकिन वो इसमें फुलफिल नहीं होता। तो कल हमने जो थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी तो उसमें लाजमी तौर पर जो पैरेललोग्राम ला है वो होल्ड करेगा। अगर इसमें वो होल्ड नहीं करता तो वो आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी एग्जांपल आ गई जो कि नॉर्म स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 7 एग्जांपल है। ये हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस जो हैं उनकी स्पेस ले ली। ये स्पेस भी नॉर्म स्पेस होती है, इसके अंदर ये मैक्सिमम वाले तरीके से हम इसका नॉर्म डिफाइन करते हैं। तो ये भी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है लेकिन ये नॉर्म स्पेस है। तो इसको भी हम उसी पैरेललोग्राम लॉ को कंट्रापोजिटिव वाले मेथड से प्रूव कर देते हैं कि ये नहीं है। तो एक्स ऑफ टी आपने एक फंक्शन सपोज कर लिया जो कि 1 के इक्वल है, और y ऑफ टी आपने एक फंक्शन इस तरीके से बना लिया है। तो अब यहां पर x ऑफ टी का अगर आप नॉर्म निकालेंगे तो एक्स ऑफ टी आपके पास 1 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इटसेल्फ ही होता है। इसी तरह y ऑफ टी के लिए भी आप ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है y ऑफ टी की, ये निकालने का तरीकाकार जो है ना वही डेरिवेटिव रूल्स जो आपने एफएससी के अंदर पढ़े हुए हैं उन्हीं रूल्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे t माइनस ए ओवर b माइनस ए है, इसकी अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन को यूं भी आप लिख सकते हैं t ओवर b माइनस ए और माइनस ए ओवर b माइनस ए। अच्छा, एक तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक लाइन बनेगी और वो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होगी। ठीक है, और तो यहां पर आप देखें इसको, ये लाइन इस तरह की बन जाएगी कोई। तो अब यहां पर आप देखें कि इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें इसमें, क्योंकि आपके पास इंटरवल दिया हुआ है ना, ए इंटरवल बी है। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन में इधर t की वैल्यू a पुट कर देता हूं तो आपको 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम a पुट करते हैं तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, a पुट करते हैं आपको y की वैल्यू 0 मिल जाती है। और अगर इसमें b पुट करते हैं तो t की जगह b आएगा यहाँ पे, तो ये b माइनस ए से कट जाएगा। तो b पुट करने से ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो इस इंटरवल में आप देखें ये वैल्यू a है और ये आपके पास b है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये वाली मिल जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मिनिमम है। तो यहां से हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 लिख ली। फर्दर हम इसमें x प्लस वाई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां से ये बात क्लियर होगी कि b पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और a पर मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो जब हम इन दोनों फंक्शंस को जमा कर देते हैं और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो भी आपको b पर ही मिलेगी। तो इसीलिए मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू निकाले, t की वैल्यू b पुट कर दी तो b माइनस ए इससे कैंसिल आउट होकर तो 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ गया। इसी तरह इनके डिफरेंस की वैल्यू भी निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अब ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो माइनस होने वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी आपको फंक्शन की बड़ी वैल्यू मिल जाएगी।
तो इसीलिए टी की जगह पर हम ए पुट करके इसको 0 कर देते हैं, तो ये 0 होकर मैक्सिमम वैल्यू इसकी आपको 1 मिल जाएगी। तो इसको भी आप चेक करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन स्पेस, पीछे भी हमने एक फंक्शन, इसी फंक्शन स्पेस को देखा, लेकिन वहां पे उसका नॉर्म जो है वो और तरीके से डिफाइन था इंटीग्रल की मदद से। ये मैक्सिमम वाले मेथड से अगर आप लेते हैं इसका नॉर्म, तो फिर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनती, ये जस्ट नॉर्म स्पेस बनती है। फर्दर आपके पास उसी फंक्शन स्पेस की मैंने एग्जांपल देते हुए इंटरवल ये ले लिया, a 0 है और b जो है ये π/2 है। तो यहाँ पर भी मैंने फंक्शंस जो है वो और तरह के ले लिए, x ऑफ t sin t ले लिया, y ऑफ t जो है वो आपके पास cos t है। तो इसको भी उसी तरीके से आप देख लें, इसमें भी जो पैरेललोग्राम लॉ है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। हाँ, उसमें प्रीवियस में लीनियर फंक्शन था, अब यहाँ पर ये sin t प्लस cos t है। तो इसके लिए आप डेरिवेटिव जो हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल या सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज करके आप इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते होते हैं। तो जैसे ये sin t है और प्लस cos t है, तो इसकी अगर आप इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से ये आपके पास बन जाएगा sin t का डेरिवेटिव cos t हो जाएगा, और cos t का डेरिवेटिव जो है वो माइनस sin t बन जाएगा। अब अगला स्टेप होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर ले लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेता हूं, तो ये cos t और माइनस sin t इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ cos t से डिवाइड कर दें, तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट t जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालें, ऐसी t की वैल्यू जो 0 और π/2 के दरमियान हो और आपको वो टेंजेंट की वैल्यू 1 दे, तो वो π/4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू π/4 निकल आई। अब अगर आप फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव इसका लेते हैं फंक्शन का, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव इसका निकल आता है cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t बन जाएगा, और sin का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास cos आ जाएगा, माइनस cos t। तो इसके अंदर अगर आप ये t इज इक्वल टू π/4 पुट कर देते हैं, तो माइनस साइन π/4 -1/√2, और ये भी माइनस, इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव जहां पर नेगेटिव हो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसलिए फंक्शन के अंदर आप π/4 पुट करेंगे तो फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो sin t में π/4 आपको 1/√2 देगा, और इसी तरह cos जो π/4 है वो भी आपको 1/√2 देगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास √2 आ जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखें, ये मैंने यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो sin t प्लस cos t वो मैंने √2 लिखी हुई है। बिल्कुल इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चंस को भी ट्राई करें। ये नीचे जो ये एक्सप्रेशन है इसको भी ट्राई करें, तो ये भी आपके पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो इनको भी आप देख लें ये कंपेयर करके, तो ये भी पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि